जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजी के फ्री क्लास। आज के वीडियो में बीएड एग्ज़ाम जो पेपर 2 है फर्स्ट ईयर का, जो कि पेपर 2 में हम पढ़ते हैं समसामयिक भारत और शिक्षा, इंग्लिश में कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर 2 में पढ़ते हैं जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है। हम पहले ही बताए हुए थे कि आपको इस पेपर 2 में लगभग 40 क्वेश्चन करवाएंगे। यदि 40 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका फुल तैयारी हो जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, यदि आप 40 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका फुल तैयारी आपका हो जाएगा। तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा, अब जितना से ज़्यादा क्वेश्चन देखिएगा उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए, इससे पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है बता चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके देखें। यह वीडियो देखने के बाद आपको उस वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है भारत में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के वर्तमान स्तर की विवेचना करें। और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है सार्वभौमिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालें। और क्वेश्चन नंबर 11 माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आ रही बाधाओं और उन्हें दूर करने से संबंधित सुझाव दें। इन 3 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है। जितना से ज़्यादा क्वेश्चन आप देखिएगा उतना आप लोग को फ़ायदेमंद रहेगा। इसी में से आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएगा एग्ज़ाम हॉल में। तो वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8 तक जो पहले बता चुके हैं, यह वीडियो देखने के बाद उसे भी आप ज़रूर जाके देखें। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है भारत में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के वर्तमान स्तर की विवेचना करें, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए, सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ होता है कि सार्वभौमिकरण को हुआ कि शिक्षा का किस तरह से सभी में जो है प्रसार हो सके, सभी जो है शिक्षा ले सके, ये होता है सार्वभौमिकरण। इसी में कह रहा है कि भारत में माध्यमिक शिक्षा में जो है सभी को बराबर लाने के लिए यदि सभी को शिक्षा देने के लिए जो अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसका उस पे जो है उसका विवेचना करना यानी उसका वर्णन करना है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर इन तीनों क्वेश्चन को ज़रूर देखें। देखिए, आप यदि पूरा वीडियो देख लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसे ज़रूर लिख पाइएगा। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, वर्तमान स्थिति में हमारे देश एवं प्रदेश में निरंतर बढ़ती हुई आबादी, तो हमें अभी दिखाई दे ही रहा है कि हमारे भारत देश में जो है जनसंख्या जो है निरंतर जो है बढ़ रही है, यानी आबादी बढ़ रही है। और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के परिणाम स्वरूप माध्यमिक स्तर पर छात्र छात्राओं की संख्या में विगत वर्षों में भारी वृद्धि हुई है क्योंकि आबादी बढ़ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश एक राज्य है जो कि जहाँ पे जो है जनसंख्या की दृष्टि से जो काफ़ी सघन राज्य है। के संदर्भ में इस बात की पुष्टि से तथ्य से होती है कि देश की आज़ादी के समय उत्तर प्रदेश में कुल माध्यमिक बालक बालिकाएं बालिका विद्यालयों की संख्या जहाँ मात्र 506 थी। जिस टाइम आज़ादी हुई थी वहाँ उत्तर प्रदेश में बालक बालिकाओं की जो विद्यालय की संख्या थी मात्र 506 थी। तब इनमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 2,20,000 हुआ करती थी, जिसमें छात्राओं की संख्या मात्र 31,000 थी। लड़कियों की संख्या जो थी वह मात्र 31,000 थी। जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में माध्यमिक स्तर पर नामांकन की स्थिति और विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या निम्नवत है। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये डाटा आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक, देखिए, नामांकन कक्षा 9 और 10 में जो है 68.97 लाख जो स्टूडेंट नामांकन लिया है कक्षा 9 और 10 में। कक्षा 11 और 12 में जो है 39.47 लाख जो स्टूडेंट नामांकन लिया है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। देखिए, विद्यालयों की संख्या सरकारी और अनुदानित और गैर अनुदानित। देखिए, सरकारी और अनुदानित की संख्या जो है 6115 है और गैर अनुदानित मतलब प्राइवेट में का जो है 13,730 है। देखिए देखिए, शिक्षकों की संख्या सरकारी में जो है सरकारी और अनुदानित विद्यालयों में दोनों मिला के जो है 1,14,800
68 है। ठीक है, ये डाटा को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए, किंतु उपयुक्त संख्यात्मक वृद्धि के बावजूद जब हम उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की संपूर्ण स्थिति का आकलन राष्ट्रीय मानक के सापेक्ष में करते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में अभी दूर की कौड़ी है। उदाहरण के लिए मतलब राष्ट्रीय मानक जो बनाया गया है, मतलब पूरा भारत का जो मानक है, उसके अनुसार जो है, राष्ट्रीय मानक के अनुसार 5 किलोमीटर की परिधि में एक माध्यमिक विद्यालय तथा 7 से 10 किलोमीटर की परिधि में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। किंतु शैक्षिक शास्त्र 2019-2009-10 में की गई एक रिपोर्टिंग के अनुसार निरंतर बढ़ती छात्र संख्या एवं विद्यालय की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जब राष्ट्रीय मानक पर विचार किया जाता है, तो यह दृष्टिगत होता है कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति राष्ट्रीय मानक के अनुसार नहीं देखा गया है। देखिए, भारत सरकार के मानकानुसार 1 लाख की आबादी पर 19 माध्यमिक विद्यालय होने चाहिए। भारत सरकार के जो मानक है, उसमें 1 लाख आबादी पे जो है 19 माध्यमिक विद्यालय जो है होनी चाहिए। जबकि उत्तर प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2009-10 के प्रारंभ में 1 लाख की आबादी पर मात्र 10 माध्यमिक विद्यालय संचालित थे। 19 होना चाहिए, मात्र 10 है, तो काफ़ी पीछे है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, शैक्षिक सत्र 2009-10 में भारत सरकार के मानकानुसार लक्ष्य प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश को 16,000 माध्यमिक विद्यालयों की आवश्यकता थी। मतलब सरकार के जो मानक है उनको प्राप्त करने के लिए जो है उत्तर प्रदेश को 16,000 माध्यमिक विद्यालयों की जो है आवश्यकता थी 2009-10 के शैक्षिक सत्र में। देखिए, प्रत्यक्ष इसे पूरा करने में अभी भी लंबा समय लगने की संभावना है। खासकर कन्या विद्यालयों के मामले में, जैसा कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश 2011 शीर्षक पत्रिका में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रदेश के सभी आसेवित विकास खंड एक कन्या विद्यालय से आच्छादित हो चुके हैं। सोवियत सेवित विकास खंड योजना के अंतर्गत चिन्हित 541 विकास खंडों में अब तक 375 कन्या माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। निसंदेह यह प्रगति अपर्याप्त और धीमी है। देखिए, इसी क्रम में अन्य कतिपय बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति का आकलन करने हेतु अंतर्राज्यीय एवं अंतरक्षेत्रीय तुलना करना भी रोचक होगी। देखिए, एक आपको डाटा देते हैं, इस डाटा पे जो है आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है। देखिए, तालिका संख्या एक में वर्ष 2009-10 के संदर्भ में कक्षा 9 से 12 यानी आयु 14 से 17 में सफल नामांकन अनुपात में अंतर्राज्यीय स्थिति दर्शाई गई है। इसमें जो है प्रति 100 पे जो है कक्षा 9 से 12 तक में किस तरह से 100 विद्यार्थियों पे जो है कितना विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं। ये डाटा है आपका। एक बार डाटा का आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि आपको दिमाग में रहे। आइए देखिए, आंध्र प्रदेश में जो है 100 बॉयज़ में 57 यानी 58 के आसपास जो है बॉयज़ एडमिशन लेते हैं, वहीं गर्ल्स 53 लेते हैं, टोटल जो है 55 है इसका। और वहीं पे ये ऑल कैटेगरी स्टूडेंट का है। वहीं पे शेड्यूल कास्ट की बात करें तो यहाँ पे 66 लेते हैं और गर्ल्स में 64 के आस 64 से कुछ ज़्यादा और टोटल जो है 65 से कुछ ज़्यादा है। तो इसी प्रकार बिहार का भी ये सब का है। तो इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। देखिए, तालिका 1 से स्पष्ट है कि सभी वर्गों के विद्यार्थियों को एक साथ मिलाकर देखने पर यद्यपि उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है 53.16 और पूरे देश की औसत 49.26 से कुछ बेहतर है। तो यहाँ पे जो है पूरे देश की जो स्थिति है उससे जो है उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है कुछ बेहतर दिखाई देती है। किंतु केरल 73.89, महाराष्ट्र 64.02 और कर्नाटक जो है 57.06 और आंध्र प्रदेश जो है 55.41 की तुलना में काफ़ी पीछे है उत्तर प्रदेश। बिहार जो है 25.46 ही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है 51.66 है। भले ही उत्तर प्रदेश से पीछे, किंतु जब हम केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है 48.87% है। न केवल पूरे देश के औसत से 51.88 से कम है,
पूरे देश का 51.88 है, क्या और उत्तर प्रदेश का 48.87 है, तो कम है पूरे देश से। बल्कि राजस्थान का 40.75 और बिहार का 18.54 को छोड़कर तालिका में प्रदर्शित शेष राज्यों से बहुत पीछे चल रहा है उत्तर प्रदेश। उपयुक्त दोनों तुलनाओं में लड़के और लड़कियों की जो है के मामले में भी उत्तर प्रदेश की स्थिति कई राज्यों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ती है। देखिए तालिका संख्या 2 विभिन्न राज्यों में माध्यमिक शिक्षा के प्रति हज़ार होने वाले औसत व्यय की प्रस्तुत की गई है। मतलब माध्यमिक शिक्षा में जो है 1,000 छात्र पे जो है कितना खर्च किया जा रहा है उसको देखते हैं। देखिए अभी ये डाटा को जो है थोड़ा-सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। देखिए देखिए, आंध्र प्रदेश में जो है प्रति हज़ार स्टूडेंट पे जो है 4194 रुपया खर्च कर रहा है सरकार। अरुणाचल प्रदेश में जो है 2866, बिहार में जो है 3574, दिल्ली में जो है 8940, केरला में जो है 4300, मध्य प्रदेश में जो है 3435, महाराष्ट्र में जो है 4157 रुपया और राजस्थान में जो है 4596, तमिलनाडु में जो है 3615, उत्तर प्रदेश में जो है 3453 और वेस्ट बंगाल में जो है 6283 और ऑल इंडिया जो खर्च कर रही है वो 4351 रुपया खर्च कर रही है। इससे जो है उत्तर प्रदेश बहुत नीचे है। ठीक है, अब आपको डाटा के अनुसार दिख ही रहा है, पूरा भारत 4351 खर्च कर रहा है और उत्तर प्रदेश जो है मात्र 3453 खर्च कर रहा है। देखिए तालिका 2 से स्पष्ट है कि इस मामले में भी उत्तर प्रदेश की स्थिति असंतोषजनक है। वह न केवल अखिल भारतीय औसत जो है 4351 है से कम 3453 है उत्तर प्रदेश का, बल्कि दिल्ली 8940, पश्चिम बंगाल 6263 रुपया प्रति हज़ार बच्चे पे खर्च कर रहा है, राजस्थान 4596, केरल जो है 4300, आंध्र प्रदेश 4194, महाराष्ट्र 4157 से काफ़ी पीछे है उत्तर प्रदेश। बिहार जो है 3574 रुपया जो है खर्च कर रहा है। मध्य प्रदेश 3435 और तमिलनाडु 3615 इसके लगभग समकक्ष कहे जा सकते हैं और मात्र अरुणाचल प्रदेश 2866 ही प्रति हज़ार औसत व्यय में उत्तर प्रदेश से पीछे दिखाई पड़ रहा है। देखिए माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की चुनौती का सामना करने के लिए माध्यमिक शिक्षा की परिकल्पना में भी आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इस संबंध में मार्गदर्शन तत्व है, कहीं मतलब मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। कहीं कहीं भी कहीं से भी पहुँच सामाजिक न्याय के लिए बराबरी, प्रासंगिकता, विकास, पाठ्यक्रम एवं ढांचागत पहलू, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण अभियान बराबरी की और बढ़ने का मौका देता है। इस अभियान के आम स्कूल की परिकल्पना प्रोत्साहित की जाएगी। यदि प्रणाली में ये मूल्य स्थापित किए जाते हैं तो अनुदान रहित निजी विद्यालयों सहित सभी प्रकार के विद्यालय समाज के निचले वर्ग के बच्चों एवं गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के परिवारों के बच्चों को उचित अवसर देना सुनिश्चित कर माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए उचित योगदान देंगे। इस अभियान के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि माध्यमिक शिक्षा ले रहे सभी छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। तो देख लिए पहला क्वेश्चन, आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है सार्वभौमिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालें। यानी सार्वभौमिक शिक्षा को प्रसार करने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका रहती है उस पर प्रकाश डालना है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि समाज में अध्यापक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक एवं तकनीकी कुशलताओं को हस्तांतरण करने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। कौन? अध्यापक, समाज के अध्यापक। ठीक है, ये किसका कहना था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। देखिए भारतीय संविधान में प्रदत्त समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा आदि मूल्य लोकतांत्रिक समाज की स्थापना पर बल देता है हमारा संविधान। हमारे संविधान में भी जाति, वर्ग, धर्म, आयु एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है, मतलब इसका प्रतिरोध करता है, यानी विरोध करता है। इसके आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। इस प्रकार हमारा यह संविधान भी एक समावेशी समाज की
संकल्पना को प्रस्तुत करता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने की बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। मतलब एक तरह से जो परिप्रेक्ष्य सामाजिक जो है, उसको जो एक सिखाने के लिए जो आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, शिक्षा चूँकि समावेशन एवं सार्वभौमिकरण का सबसे महत्वपूर्ण औजार है, अतः इसके माध्यम से सार्वभौमिक एवं समावेशी शिक्षा की संकल्पना को साकार किया जा सकता है तथा समावेशन में बाधक तत्वों से भी निपटा जा सकता है। देखिए, सार्वभौमिक शिक्षा की आवश्यकता की पृष्ठभूमि क्या होती है? आपको समझा ही दिए सार्वभौमिक क्या होता है। सभी के लिए शिक्षा को जो है एक अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, तो उसकी जो आवश्यकता की क्या पृष्ठभूमि होनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने कहा था कि मानव इतिहास में 20वीं सदी सबसे खूनी तथा हिंसा की सदी रही है। क्यों रही है? इसी सदी में मानव जाति के समूल विनाश की हद तक जाकर प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध लड़े गए। तो 20वीं सदी में जो है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध लड़े गए थे। जो जर्मनी तथा फ्रांस के बीच विवाद ही प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बना। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, ये जर्मनी और फ्रांस के विवाद के कारण ही यह युद्ध हुआ था। 20वीं सदी में अन्य राष्ट्रों के बीच भी अनेक युद्ध लड़े गए। जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी में अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम का महाविनाश, प्रथम तथा द्वितीय खाड़ी युद्ध, दक्षिण कोरिया तथा उत्तर कोरिया के बीच युद्ध, इजराइल और फिलीपींस के बीच युद्ध, इराक ईरान के बीच युद्ध, भारत पाकिस्तान के बीच 3 बार युद्ध हुआ है। भारत चीन के बीच युद्ध हुआ है। 20वीं सदी में हुए इन सभी युद्धों में करोड़ों लोग मारे गए हैं। युद्धों में अपार धनराशि व्यय हो रही है। आज हर देश दूसरे देश से अपनी सुरक्षा के नाम पर अपना रक्षा बजट प्रतिवर्ष जो है बढ़ा रहा है। सुरक्षा के नाम पे जो धनराशि यहाँ खर्च हो रही है, वह धनराशि कहीं और खर्च होती, शिक्षा पे खर्च होती, तो उसको शिक्षा को बढ़ावा मिलता। देखिए, गरीब देश भी शस्त्रों की होड़ में शामिल है। मानव जाति को मिलकर सोचना चाहिए कि आखिर इन युद्धों से हमें मिलता क्या है। इन युद्धों से सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे-छोटे बच्चों एवं महिलाओं को होता है। 20वीं सदी में विश्व भर में युद्धों की विनाशीला संकुचित राष्ट्रीयता के कारण हुई है, जिसके लिए सबसे अधिक दोषी हमारी शिक्षा है। विश्व के सभी देशों के स्कूल अपने-अपने देशों के बच्चों को अपने देश प्रेम करने की शिक्षा तो देते हैं, लेकिन सारे विश्व से प्रेम करना नहीं सिखाते हैं। यदि विश्व सुरक्षित रहेगा तभी इसके देश सुरक्षित रहेंगे। विश्व आइए आगे देखते हैं। देखिए, विश्व के बदलते हुए परिदृश्य को देखने से ज्ञात होता है कि 21वीं सदी की शिक्षा का स्वरूप 20वीं सदी की शिक्षा से भिन्न होना चाहिए। 21वीं सदी की शिक्षा उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, जिससे सारी मानव जाति से प्रेम करने वाले विश्व नागरिक विकसित हो। मतलब सभी से प्रेम हो, संसार में जितने भी आदमी हो, सभी एक दूसरे से, दूसरे देश के व्यक्तियों से भी प्रेम करें। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए 21वीं सदी में। इसलिए 21वीं सदी की शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बालक के दृष्टिकोण को संकुचित राष्ट्रीयता को से विकसित करके विश्वव्यापी बनाना चाहिए। देखिए, मनुष्य को विचारवान बनाने की श्रेष्ठ अवस्था बचपन है। इसलिए संसार के प्रत्येक बालक को विश्व एकता एवं विश्व शांति की शिक्षा बचपन से ही अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। मानव इतिहास में वह क्षण आ गया है कि जब शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम बनकर विश्व भर में हो रही उथल-पुथल का समाधान विश्व एकता तथा विश्व शांति की शिक्षा द्वारा प्रस्तुत करनी चाहिए। ये विश्व एकता के लिए जो है विश्व शांति की शिक्षा जो है बच्चे को बचपन से ही देना चाहिए। देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता विजेता महान अर्थशास्त्री टिन ब्रेजेन के विचार बर्मर्स के अनुसार जो है ध्यान आकर्षित करते हैं ये विश्व शिक्षा के लिए। इसने इन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय सरकारें विश्व के समक्ष उपस्थित संकटों का हल अधिक समय तक नहीं कर पाएगी। इन समस्याओं के समाधान के लिए विश्व सरकार की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हमें विश्व से युद्धों को समाप्त करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत हमें बच्चों से करनी होगी, क्योंकि युद्ध के विचार मानव मस्तिष्क में पैदा होते हैं। इसलिए हमें मानव मस्तिष्क में ही शांति के विचार डालने होंगे। ये गांधी जी का कहना था। देखते हैं अब कि सार्वभौमिक अर्थात विश्व एकता की शिक्षा किस तरह से देनी चाहिए शिक्षकों को।
देखिए, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, यदि विश्व के सभी लोग अपनी आपसी मतभेदों को एक-एक करके कम करें तथा एकता एवं शांति के आदर्शों के अंतर्गत एकताबद्ध हो जाए, तो विश्वव्यापी आतंकवाद ही नहीं वरना वो शिक्षा, गरीबी, भुखमरी तथा पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान हो सकता है। गिनीज ऑफ रिकॉर्ड और यूनेस्को शांति शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है एक, जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड और यूनेस्को शांति शिक्षा से पुरस्कृत है। यह स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने अपना नैतिक उत्तरदायित्व समझते हुए विश्व के 2 अरब बच्चों तथा आगे आने वाले पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए विगत 54 वर्षों से प्रयास कर रहा है शांति सुरक्षा के लिए। देखिए, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का मानना है कि विश्व एकता तथा विश्व शांति की शिक्षा ही इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि एक बालक को भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शिक्षाओं का संतुलित ज्ञान मिल जाए तो वह संसार की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। आज उद्देश्यपूर्ण शिक्षा द्वारा सारी दुनिया को बदलने के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की आवश्यकता है। देखिए, अंततः वर्तमान में सार्वभौमिक शिक्षा का संप्रत्यय हमारे प्राचीन वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा का ही दूसरा रूप है, जिसके द्वारा बाल्यावस्था से ही बच्चों को विद्यालय, परिवार तथा समाज के द्वारा यह विचार देना चाहिए कि ईश्वर एक है, सभी धर्म एक है तथा संपन्न मानव जाति एक है। सभी प्रकार की पूर्वाग्रह दूर हो, व्यक्ति स्वयं सत्य की खोज करे, एक सहायक विश्व भाषा हो, नारी तथा पुरुष समान हो, विश्व की शिक्षा का स्वरूप एक हो, विज्ञान एवं धर्म में समन्वय हो, विश्व की एक अर्थव्यवस्था हो, एक प्रभावी विश्व न्यायालय का गठन हो, प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने वाली संसद हो और विश्व की आइए आगे देखते हैं जो है एक राजनीतिक व्यवस्था हो, एक भाषा, एक मुद्रा हो। ये सभी होने के बाद जो है विश्व में जो है बच्चे के मन में ये सब शिक्षा दी जाए इस तरह से, तो एक तरह से शांति बना रहेगा। ये जो काम है टीचर का ही काम है। देखिए, विश्व सरकार बने तथा संस्कृतियों की विविधता की रक्षा हो, इस प्रकार एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था बनाकर निकट भविष्य में सारी सुविधा को कुटुंब बनाने की परिकल्पना सार्वभौमिक शिक्षा द्वारा ही साकार हो सकती है तथा शिक्षक इसमें अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। परंतु सबसे पहले शिक्षक को स्वयं इन गुणों से युक्त होना होगा। शिक्षक का हृदय विशाल हो, क्योंकि व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने वाले शिक्षक ही बालकों में इस बात को आसानी से अंकित कर सकता है, यानी सिखा सकता है कि वर्ण, जाति तथा धर्म आदि मानव को मानव से पृथक नहीं कर सकते हैं, अपितु ये तो केवल उसकी निजी भावनाएं ही है जो इसके एक दूसरे से अलग कर सकती है। तो मतलब एक दूसरे को से जो अलग करती है वो उसकी जो है निजी भावना ही है जो है। वह बालकों के साथ हम इस भावना को भी भर सकता है कि संसार एक इकाई है तथा उसका राष्ट्र इस इकाई का एक भाग है। ऐसी स्थिति में यदि कोई राष्ट्र प्रगतिशील राष्ट्रों के साथ साथ उन्नति नहीं कर रहा है तो वह जो है भयंकर समस्या हो सकती है। मानव का कल्याण तो इसी में है कि संसार के सभी निवासी आपस में प्रेम एवं सहयोग के साथ भाईचारे की तरह रहे। यही नहीं, शिक्षक बालकों को भी इस बात को जो है आसानी से बता सकता है कि संस्कृति किसी अमुक व्यक्ति अथवा समूह की निजी संपत्ति नहीं है, अपितु विभिन्न जातियों या राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों का फल है कि सार्वभौमिक शिक्षा देते समय शिक्षक केवल पाठ विषयों के प्रस्तुत करने तक ही सीमित नहीं रह सकता है, अपितु वह अंतर्राष्ट्रीय त्योहारों, जयंतियों, अंतर्राष्ट्रीय मेलों, सप्ताहों, नाटकों तथा उत्सवों एवं अंतर्राष्ट्रीय बातों पर वाद-विवाद आदि पाठ्येतर क्रियाओं के द्वारा भी उनमें अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा की भावना का समावेश कर सकता है सार्वभौमिक शिक्षा देने के माध्यम में टीचर। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आ रही बाधाओं और उन्हें दूर करने संबंधित सुझाव क्या-क्या हो सकता है? उनका सुझाव क्या-क्या दे सकते हो आप? क्या माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिक में आ रही बाधा उन्हें उनको दूर करने के लिए क्या सुझाव दिया जा सकता है? आइए इसको जानते हैं। देखिए देखिए, स्वतंत्रता उपरांत भारत में
माध्यमिक शिक्षा का विकास तीव्र गति से हुआ है। स्वतंत्रता के बाद जो है माध्यमिक शिक्षा का विकास जो है भारत में जो है तीव्र गति से हुआ है। किंतु इस विकास का संबंध केवल उसकी संख्यात्मक वृद्धि से है, गुणात्मक उन्नति से नहीं। इसमें जो संख्या में जो वृद्धि हो गई पर गुणात्मक जो है इसकी उन्नति नहीं हो सकी अभी भी। समय समय पर किए गए प्रयासों के बावजूद उसकी संरचना में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और न ही उसकी उपयोगिता में कोई वृद्धि हुई है। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था की अब भी सबसे कमजोर कड़ी है। वह वास्तविक जीवन के असंबद्ध है। वह उन मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति कोई ध्यान नहीं देती है, जिनकी पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रौढ़ जीवन में चाहता है। इस प्रकार हमारी प्रचलित माध्यमिक शिक्षा में अनेक दोषों का समावेश हो रहा है। हमें निम्न प्रकार से देख सकते हैं। आइए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि किस तरह से दोष उत्पन्न हो रहा है। देखिए, उद्देश्यहीनता। हमारी माध्यमिक शिक्षा की उद्देश्यहीनता एक स्वयं सिद्ध सत्य है। वस्तुतः इस शिक्षा का जो उद्देश्य पराधीन भारत में था, वही स्वाधीन भारत में भी है। जिस टाइम भारत गुलाम था, उस टाइम जो शिक्षा थी वही अभी भी दिखाई देती है। माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय छात्रों के केवल दो उद्देश्य होते हैं। एक तो उच्च शिक्षा की किसी संस्था में प्रवेश पाना या छोटी-छोटी नौकरी प्राप्त करना, ये रहता है उद्देश्य। देखिए, उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र कठोर परिश्रम कर पुस्तकों की विषय सामग्री को कंठस्थ करने में अपना सारा समय व्यतीत करते हैं। किंतु जिन छात्रों को सफलता हाथ नहीं लगती है, वे चिंतित कर्मठ हो जाते हैं, मतलब कि मुरझा जाते हैं, वह असफल हो जाते हैं। ठीक है, हो जाते हैं। यह शिक्षा फलदायी नहीं है। दूसरा है अनुशासनहीनता। जो है अनुशासनहीनता भी एक जो है उद्देश्य है। ठीक है, देखिए, अनुशासनहीनता वर्तमान माध्यमिक शिक्षा की एक नवीन जटिल समस्या देशव्यापी छात्र अनुशासनहीनता की है। इसके लिए छात्र को उत्तरदायी ठहराना ठीक नहीं है। अनुशासनहीनता के लिए सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि अनेक शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारक उत्तरदायी है। इन कारकों में सबसे अधिक गंभीर है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, उद्देश्यहीन शिक्षा, सहशिक्षा का प्रचलन, जातीय पक्षपात, जातीय पक्षपात और आर्थिक कठिनाइयाँ, लिंग भेद, सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन, छात्रों के प्रति अध्यापकों की उदासीनता, कमोद्दीपक सूचना तकनीकी आदि। इन सब कारणों के फलस्वरूप छात्रों में अनुशासनहीनता की तीव्र वृद्धि हुई है। यदि इस समस्या को तुरंत समाधान नहीं किया गया तो वह असहाय रोग बनकर मानव सभ्यता को खतरे में डाल सकता है। देखिए, निर्देशन का अभाव। आप ये भी सुझाव दे सकते हैं, निर्देशन का अभाव। देखिए, भारत में अनेक माध्यमिक स्कूल में निर्देशन कार्यक्रम का अभाव है। इन स्कूलों में निर्देशन न केवल छात्रों की दृष्टि से वरन शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। छात्रों की दृष्टि से यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे अपरिपक्व मस्तिष्क वाले होने के कारण अपनी क्षमताओं के अनुकूल पाठ्य विषय का चयन करने में असमर्थ होते हैं। त्रुटिपूर्ण चयन के कारण वे परीक्षा फल में असफल हो जाते हैं। जहाँ तक शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों का प्रश्न है, निर्देशन उनको अपने छात्रों की अभिरुचियों एवं योग्यताओं का ज्ञान प्रदान करता है, जिससे वे उनकी शैक्षिक प्रगति में अधिक योग दे सकते हैं, निर्देश देके। आप देखते हैं शिक्षण का निम्न स्तर, इसको बढ़ा के जो है एक सार्वभौमिक शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, शिक्षण के निम्न स्तर। वर्तमान माध्यमिक शिक्षा की सबसे बड़ी कमी उसके शिक्षण का निम्न स्तर है। पिछले कुछ वर्षों से माध्यमिक शिक्षा की संरचना को नवीन स्वरूप प्रदान करने के लिए उसका पुनर्गठन किया जा रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसके उद्देश्यों, पाठ्य विधियों एवं कार्यक्रमों में अनेक परिवर्तन किए गए हैं, किंतु अभी अभी भी शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन तो कर दिया गया मगर गुणात्मक परिवर्तन जो होना चाहिए था, वह अभी भी नहीं दिखाई देता है। यह कुछ सीमा तक छात्रों का मानसिक विकास करती है, किंतु यह नीरस एवं अफलदायी होता है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है, हमें इस बात से अत्यधिक दुख हुआ है कि शिक्षक की सामाजिक स्थिति, वेतन और कार्य की दशाएं अत्यंत असंतोषजनक है। वास्तव में हमारा सामान्य विचार यह है कि समग्र रूप में उनकी स्थिति पहले से बहुत अधिक खराब है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा प्रणाली विद्यमान
कमियों को हम निम्न स्तर से दूर कर सकते हैं। तो आइए किस तरह से हम दूर कर सकते हैं इसको? देखिए, निश्चित उद्देश्य। माध्यमिक शिक्षा को फलदायी बनाने के लिए उसके उद्देश्यों को निश्चित किया जाना आवश्यक है। उपयुक्त उद्देश्यों के अभाव में उसका सफल और सार्थक होना असंभव है। मतलब इसके बिना जो कोई मुख्य उद्देश्य दे के या उद्देश्य को एक सफल बनाने उस उद्देश्य दे के उसको सफल बनाया जा सकता है। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, आइए आगे देखते हैं। जो किए हैं उसका क्रियान्वयन आवश्यक है। वर्तमान परिवेश एवं आवश्यकताओं को देखते हुए उसके उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। दूसरा है अनुशासनहीनता से मुक्ति। देखिए, देश में व्याप्त विद्यमान छात्र अनुशासनहीनता की समस्या के समाधान के लिए निम्न उपायों का सुझाव दिया जा सकता है। देखिए, अध्यापिक माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा को दोष मुक्त करके समयानुकूल बनाया जाए ताकि वह वयस्क की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। दूसरा है छात्रों को अनुशासन का महत्व बताकर उनके मन में अनुशासन के प्रति प्रेम और श्रद्धा की भावना जागृत करना चाहिए। तीसरा है छात्रों एवं शिक्षकों में पारंपरिक प्रेम एवं आदर की भावना जागृत करके उनमें मधुर संबंध की स्थापना की जाए। चौथा है सरकार द्वारा कामुक गीतों और चलचित्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया जाए। जो भी छात्रों को बिगाड़ रहे हैं, जो भी गीत, उस पे जो सरकार के द्वारा उस तरह से कठोर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पाँचवां है छात्रों को राजनीतिक आंदोलन से दूर रखने के लिए बड़े कदम उठाने चाहिए। छठा है विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा में नैतिक शिक्षा को विशिष्ट स्थान दिया जाना चाहिए। अब तीसरा है निर्देशन की व्यवस्था। ये भी अहम भूमिका है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत में निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था की गई है, किंतु यह व्यवस्था आधे अधूरे है, मतलब पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं है। यह छात्र एवं शिक्षकों को केवल नाम मात्र का निर्देशन प्रदान करता है। आवश्यकता इस बात की है कि भारत में प्रत्येक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए निर्देशन सेवाओं को सुलभ बनाया जाए। स्कूलों का इंटरनेट सेवाओं के साथ जोड़कर शिक्षण की आधुनिक तकनीकों से छात्रों को रूबरू कराया जाए ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, मतलब सभी तरीके का जो है बालक में विकास हो सके। निर्देशन कार्यक्रमों का लक्ष्य छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में रोजगार के अवसर के बारे में संचित करना और सेवायुक्त प्रशिक्षण और नियुक्तियों से मिलकर कार्य करते हुए व्यवस्थापन प्रदान करना चाहिए। इस कार्य को आधारभूत कोर्स के शिक्षकों को सौंपा जा सकता है। शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के वर्तमान राज्य ब्यूरो को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के परामर्श से शिक्षकों को उनके संबद्ध राज्यों के लिए प्रशिक्षित करने का दायित्व लेना चाहिए। जो भी है थोड़ा-सा प्रशिक्षित करना चाहिए निर्देश देने की व्यवस्था में। देखिए, राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों को भी मीडिया के माध्यम से सूचना प्रदान करते हुए व्यावसायिक कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना चाहिए। चौथा है शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करके भी जो है, जो आप इसको अच्छा कर सकते हैं, जो भी कठिनाई आ रही है। देखिए, वर्तमान माध्यमिक स्कूलों में शिक्षण स्तर को समन्वित करने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। शिक्षण की विधियों एवं शिक्षक स्थिति में सुधार। शिक्षण विधियों में सुधार के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो सुझाव दिए हैं वे निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षण विधियों में क्रिया पद्धति एवं योजना पद्धति का प्रमुख स्थान होता है। दूसरा, शिक्षण विधियों को व्यक्तिगत प्रयासों से ज्ञान का अर्जन करने और उसे प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए। तीसरा है शिक्षण विधियों को छात्रों में कार्य को प्रेम, कुशलता, ईमानदारी और पूर्ण रूप से कार्य करने की शक्तिशाली इच्छा उत्पत्ति करनी चाहिए। चौथा है शिक्षण विधियों को छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति ध्यान देना चाहिए और सभी को प्रगति करने का समान अवसर देने चाहिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए, शिक्षण स्तर को उच्च बनाने का दायित्व शिक्षक पर है। यदि शिक्षण स्तर का तत्काल उन्नत बना सकते हैं, किंतु ये शिक्षक में गुणवत्ता का अभाव है, तो उस दिशा में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। सरकार ने शिक्षक की स्थिति को सुधारने के लिए जितने प्रयास किए हैं, उतने शिक्षक ने अपने शैक्षिक दायित्व के निर्वाह के लिए प्रयास नहीं किए हैं। शिक्षकों में उसके दायित्व को जागृत करने की आवश्यकता है। जो जो नहीं कर पा रहे हैं उनको जो है थोड़ा-सा
बढ़ चढ़ के इसको आगे करना चाहिए। जब तक शिक्षक और छात्र अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करेंगे, शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं कर सकते हैं। देखिए, सरकार माध्यमिक शिक्षा के विस्तार एवं गुणात्मक विकास के लिए अनेक कार्यक्रम को संचालित कर रही है, जिसमें छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधाओं का विकास, राष्ट्रीय खुला विद्यालय मतलब इग्नू हो गया, इग्नू जो भी खुला विद्यालय है वो, शैक्षिक टेक्नोलॉजी कार्यक्रम, विज्ञान शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, शिक्षा में सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था। उपरोक्त कदमों को उठाकर माध्यमिक शिक्षा का सर्वभौमिकरण में मदद की जा सकती है। चलिए, 3 क्वेश्चन देख लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। अभी तक चैनल को जरूर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आने वाली वीडियो में हम आपको जो क्वेश्चन बताने वाले हैं, आने वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 12, 13 सब बताएंगे, जो कि शिक्षा के अधिकार का क्रियान्वयन में क्या बाधाएं हैं और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में इनके क्या प्रावधान है। ये दोनों क्वेश्चन आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। आपको धीरे धीरे करके लगभग 40 क्वेश्चन इस वीडियो में मतलब इस पेपर 2 में बताएंगे, जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है, समसामयिक भारत और शिक्षा। चलिए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले जो वीडियो बना है उसको भी जाके ज़रूर देखें आप लोग, ताकि आप लोग का तैयारी अच्छा हो सके। चलिए, यहीं तक रहने देते कैसा? चलिए, थैंक यू। जय हिंद।